दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारी कहानी में। जी हाँ, आज की कहानी आपको इतनी पसंद आएगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो खुद ब खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की कहानी है फासला। नर्सरी में देखो तो पौधे कितने खिले खिले रहते हैं, मगर गमलों में शिफ्ट करते ही मुरझाने लगते हैं। बराबर खाद पानी देती रहती हूँ, सीधी धूप से भी बचाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मिट्टी बदलते ही पौधे कुछ दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जल जाते हैं। माँ अपने टेरेस गार्डन में उदास खड़ी बड़बड़ा रही थी। आज फिर उसका जतन से लगाया एक प्यारा सा पौधा फिर से मुरझा गया था। खिड़की में खड़ी हर्षिता अपनी माँ को देख रही थी। खुद वह भी तो इन गमलों के पौधों जैसी ही है। शादी से पहले मायके में कितनी खिली खिली रहती थी, ससुराल जाते ही पूरी तरह से मुरझा गई। हर समय चहकने वाली हर्षिता शादी के 2 साल बाद ही अपना घर छोड़कर मायके आ गई थी। नहीं नहीं, ये कोई व्यक्तिगत, सामाजिक या कानूनी अलगाव नहीं था। बस हर्षिता और विश्वास अपने रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाह रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने अपनी जड़ों को पराई ज़मीन में रोपने में कोई कसर छोड़ी हो। भरसक प्रयास किया था नई मिट्टी के मुताबिक खुद को ढालने का, लेकिन पता नहीं मिट्टी में ही कीड़े थे या फिर धूप इतनी तेज़ थी कि उस पर तनी विश्वास की प्रेम वाली हरी नेट भी अब पूरी तरह से बेअसर हो गई थी। हर्षिता अपनी असफल शादी को याद करके आंखें पोंछने लगी थी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। कितना झूठ कहते हैं ये शायर लोग भी। कौन कहता है कि प्यार उम्र के फासले को पाट सकता है? यह तो वह खाई है जिसे लांघने की लाख कोशिश करने वाले को भी अपने हाथ पांव तुड़वाने ही पड़ते हैं। और यदि इस राह में जन्म का बंधन यानी जाति धर्म की चट्टान भी आ जाए तो फिर इन फासलों को पाटना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हर्षिता मोबाइल की स्क्रीन पर लगी अपनी और विश्वास की शादी की तस्वीर को ध्यान से देख रही थी और उसे देखकर फीकी सी हल्की सी मुस्कुराहट उसके मुंह पर आ गई। पूरे 10 वर्ष का फासला था दोनों की उम्र में। इसके साथ साथ विजातीय होने की अड़चन थी सो अलग। समाज में कैसे स्वीकार होता भला? स्वीकार होने की प्राथमिकता बढ़ भी जाती यदि विश्वास की उम्र हर्षिता से अधिक होती, क्योंकि प्रचलित सामाजिक धारणा के अनुसार पुरुष और घोड़े कभी भी बूढ़े नहीं होते, बशर्ते उन्हें अच्छी खुराक दी जाए। शायद इसीलिए लड़कों को लड़कियों से अच्छा खाना पीना दिए जाने का रिवाज चल पड़ा होगा। एक बात की कड़ी से कड़ी जोड़ती हर्षिता दूर तक लगातार सोच आई। हर्षिता पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी और विश्वास एक मैनेजमेंट ट्रेनी। हर्षिता विश्वास की बॉस थी। 35 वर्षीय हर्षिता देखने में किसी मॉडल सी लगती है, जिसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। चेहरे की स्किन ऐसी पारदर्शी है कि ज़रा नाखून भी लग जाए तो गाल कई दिनों तक लाल दिखाई देते हैं। बाल बेशक कंधे तक कटे थे, लेकिन लेयर में होने के कारण चेहरे पर नहीं आते। हाँ, गर्दन झुकाने पर चेहरे को ढांप जरूर लेते थे, जैसे बरसाती दिनों में चांद के चारों तरफ घिरा हुआ सुनहरा आवरण। हर्षिता अपने चेहरे पर मेकअप कभी नहीं पोतती थी, लेकिन कुछ तो ऐसा लगाती थी कि चेहरा हर समय दमका सा रहता था। लिपस्टिक का शेड भी न्यूड सा ही रहता था और आंखें हमेशा गोल्डन फ्रेम के चश्मे में कैद। ऐसा नहीं है कि 35 वर्षीय इस युवती को अविवाहित रहने का कोई शौक था। कुछ मजबूरियां ही ऐसी रही कि सही उम्र में विवाह कर ही नहीं पाई। यूँ तो आजकल 35 में कोई बुढ़ाता नहीं है, लेकिन हाँ, युवाओं वाले मिजाज तो नरम पड़ते ही हैं। ऐसी ही ठंडी पड़ती चिंगारी को सुलगाने विश्वास उसकी ज़िंदगी में अचानक से आ गया था। विश्वास ने जब उसका विभाग ज्वाइन किया तो वह भी हर्षिता को एक आम ट्रेनी जैसा ही लगा था, लेकिन धीरे धीरे विश्वास उसके वजूद को स्क्रब की तरह सहलाता रगड़ता चला गया और वह निखरी निखरी एक नए आकर्षक रूप में खिलती गई। कभी ये रोज़ रोज़ सलवार कमीज़ क्यों पहनती हो, कभी कुर्ती के साथ जीन्स भी ट्राई कर लिया करो कहकर, तो कभी फिर
बालों को बांधना क्या ऑफिस के प्रोटोकॉल में आता है? चलो मान लिया कि आता होगा, लेकिन ऑफिस टाइम के बाद तो इन्हें भी आज़ाद किया जाना चाहिए ना। जैसे जुमले वह अक्सर कहता रहता और वह हर्षिता के पास से गुजरते हुए धीरे से फुसफुसा देता, चेहरे पर भोलापन इतना कि हर्षिता चाह कर भी उसे लताड़ नहीं पाती थी। कब हर्षिता के वार्डरोब में जीन्स और आधुनिक पैंट्स की संख्या बढ़ने लगी, कब ऑफिस बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते ही उसके बालों का कल्चर निकलकर हैंडबैग के स्ट्रैप में लगने लगा, वह जान ही नहीं पाई। शायद प्यार का असर था। राजपूती ठकानी को जस्टिफाई करता लंबे कद और चौड़े कंधों वाला विश्वास अपने घुंघराले बालों के कारण पीठ पीछे से भी पहचाना जा सकता था। विश्वास में गजब की ड्रेसिंग सेंस थी। उसकी शर्ट के रंग इतने मोहक और कूल होते कि उसकी उपस्थिति एक ठंडक का एहसास दिला देती थी। भीनी भीनी महकती बगलें जैसे अपनी तरफ खींचती रहती थी। हर्षिता के पास आकर किसी काम के लिए जब विश्वास अपनी दोनों बाहें टेबल पर रखकर फाइलों पर झुक जाता तो हर्षिता एक लंबी सांस लेने को मजबूर हो जाती थी। आंखें खुद ब खुद मूंद जाती और विश्वास का पसीने मिला डियो नाक से होता हुआ रूह तक अपना एहसास छोड़ जाता। विश्वास लगातार एक कोहरे की तरह उसे ढकता गया और जब यह कुहासा छटा तो हर्षिता ने पाया कि प्रेम की धुंध उसके भीतर तक उतर चुकी है। हर्षिता ने इस प्रेम को बहुत नकारा, लेकिन वह प्रेम ही क्या जो दीवानगी लेकर न आए। सच ही कहा है किसी ने कि प्रेम करना किसी समझदार के बस की बात नहीं है। यह तो एक फितूर है जिसे कोई जुनूनी ही निभा सकता है। हर्षिता हालांकि बहुत समझदारी दिखाने की कोशिश कर रही थी। जितना हो सके उतना वह विश्वास को नज़रअंदाज करने का प्रयास भी करती, लेकिन राजस्थान से आया यह नया ट्रेनी बिल्कुल रेगिस्तानी धूल की तरह था। कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, इसका प्रवेश रोकना नामुमकिन था। अलमारी में रखी साड़ियों की भी तरी तह तक पहुंच जाने वाली गरद की तरह विशाल भी हर परत को भेदता हुआ आखिर हर्षिता के मन के गर्भगृह तक पहुंच ही गया। अपने जन्मदिन पर विश्वास ने हर्षिता को डिनर के लिए आमंत्रित किया तो वह इनकार नहीं कर सकी। अंधेरे में भी हाथ बढ़ाते ही हाथ में आने वाली ड्रेस पहनने वाली बेपरवाह हर्षिता को उस दिन अपने लिए ड्रेस का चुनाव करने में लगभग 2 घंटे लग गए। जब भी किसी कुर्ते या साड़ी पर हाथ रखती तो पीछे खड़ा विश्वास ना में गर्दन हिला देता। अंत में उसे चुप रहने की सख्त हिदायत देते हुए हर्षिता ने हल्के हरे रंग का टॉप और ओरिजिनल डेनिम की पैंट चुनी। गले में फंकी सा लॉकेट डालते समय अपनी 35 की उम्र को याद करती वह हिचकी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कानों में भी लटकते हुए इयररिंग्स डाल ही लिए थे। लिपस्टिक लगाते समय दिमाग ने पूछा भी था कि आज ये इतना रोमांटिक सा गुलाबी रंग क्यों, लेकिन तुझे इससे क्या, अपने काम से काम रखा कर, कहते हुए दिल ने दिमाग को भी ऐसा करारा जवाब दिया कि शेष समय दिमाग अपने होठ सिलकर बैठ गया। हर्षिता को उसका फ़ायदा भी हुआ। पूरी मुलाकात के दौरान दिमाग ने कोई रायता नहीं फैलाया, बस जो दिल ने कहा वह चुपचाप हर्षिता करती गई। विश्वास ने घुटनों पर बैठते हुए उसे प्रपोज किया तो हर्षिता समझ नहीं पा रही थी कि इस सौगात पर हंसे या रोए। असमंजस में उलझकर वह विश्वास को भी असमंजस में उलझा हुआ छोड़कर सीधा डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आई। ये आज की पीढ़ी भी ना सपनों में ही जीती है। अरे सपनों से परे समाज भी तो होता है ना। उसने भी तो संसार के सफल संचालन के लिए कुछ नियम ज़रूर बनाए होंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं कि ये नियम सबको रास आएं, लेकिन नियम किसी एक व्यक्ति की खुशी या सुविधा को ध्यान में रखकर तो नहीं बनाए जा सकते ना। हर्षिता कैब में बैठी मन ही मन खुद को समझाने का प्रयास कर रही थी। रात भर विश्वास के प्रश्नों के जवाब ही तैयार कर रही थी। वह जानती थी कि कल विश्वास ऑफिस में सवालों की लिस्ट लिए उसे ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर ही खड़ा मिलेगा, लेकिन विश्वास को इतना चैन कहाँ। उसने तो सुबह सवेरे ही हर्षिता के घर की घंटी बजा दी। आज के दौर के बदलाव को देखते हुए बात करें
तो मेरे और तुम्हारे बीच पूरी एक पीढ़ी का फासला कहा जा सकता है। समझ रहे हो ना तुम? ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। उम्र का यह फासला बहुत ज़्यादा मायने रखता है विश्वास। हर्षिता ने उसे चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके तो रोम रोम में जैसे इश्क सवार था। हर्षिता से झगड़ ही पड़ा। प्यार हर फासले को पाट देता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? कुछ संयत होने के बाद उसने हर्षिता के दोनों हाथ पकड़ लिए। हर्षिता उन आँखों की तरलता को सहन नहीं कर सकी। वह अब पिघलने लगी थी। ना केवल पिघलने लगी, बल्कि वह तो विश्वास के प्रेम के प्रवाह में बह ही गई। बहती बहती इतनी दूर निकल आई कि किनारे न जाने कहाँ पीछे छूट गए। वह तो विश्वास ने ही प्रेम के चरम को छूने के बाद उसकी अधमुंदी आँखों को चूमकर उसे इस स्वप्नलोक से बाहर निकाला था, वरना उसका मन तो चाह रहा था कि बस विश्वास इस प्रेम की नैया को लगातार चलाता रहे और वह उसमें बहती रहे। ऐसा ही होता है प्यार का नशा। हर्षिता ने विश्वास का प्रेम स्वीकार कर लिया, लेकिन वह जानती थी कि अभी उम्र और जन्म के बंधन को भी पार पाना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत सारी बाधाओं का उन दोनों को सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि शुरुआत उसके घर से ही हो। उसने अपनी माँ को विश्वास के बारे में बताया। उसको सुनने के बाद जैसा कि उसका अंदेशा था, स्वीकार तो माँ को भी नहीं था यह रिश्ता, लेकिन चलो देर से ही सही, बेटी का घर तो बस जाएगा। बड़ी बहू बड़े भाग कहते हुए किसी तरह उन्होंने खुद को समझा लिया था, मगर विश्वास के माता पिता, उनको तो यह रिश्ता ज़रा भी नहीं सुहाया था। मती मारी गई है इस लड़के की। अरे 16 साल की उम्र में तो मैं अपनी माँ की गोद में थी। ये भला कैसा रिश्ता है? साथ चलोगे तो लोग पति पत्नी नहीं बल्कि बुआ और भतीजा समझ लेंगे। ऊपर से ब्राह्मण खानदान की सो अलग। जिनके पुरखे हमारे यजमान होते हैं, हम उन्हें दान दें या उनसे बेटी दान लें? माँ ने सख्ती से इस बेमेल जोड़े की खूब खिलाफत की थी। औरतों के शरीर पर उम्र जल्दी ढलकने लगती है। आगे की सोचो, जब इस लड़की की उम्र ढलने लगेगी तब क्या तुम्हारी हमउम्र तुम्हें ललचाएंगी नहीं? फिर अपने होने वाले बच्चों की भी तो सोचो। रिटायरमेंट की उम्र में ये पोतड़े धोएगी क्या? ये कहते हुए पिता ने भी उसे काफ़ी समझाया था, लेकिन विश्वास के भी अपने अलग ही तर्क थे। अमृता सिंह से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक और शिखर धवन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, किसी को भी देख लो, सब अपनी बड़ी पत्नियों के साथ बेहद खुश हैं। आप लोग पता नहीं क्यों उम्र के फासले को इतना ज़्यादा तूल दे रहे हैं। विश्वास ने कई बड़ी हस्तियों के उदाहरण अपने पक्ष में दिए। वे सब बड़े लोग हैं बेटा, उन्हें समाज से कोई विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन हमें तो सब सोचना पड़ेगा ना। लोग तुम्ही में खोट निकालेंगे कि कोई मिली नहीं तो जो मिली उसी को ब्याह लिया। माँ ने अपना प्रतिरोध जारी रखा, मगर विश्वास तो सचमुच दीवाना हो उठा था। उसने उनकी हर दलील को खारिज करते हुए जब कोर्ट मैरिज और घर छोड़ने की धमकी दी तो मन मारकर घर वालों को उसकी सनक के सामने आखिर झुकना ही पड़ा और तानों और तंजों के मध्य हर्षिता और विश्वास की ब्याहता बनकर उसके घर आ गई। किसी आम फिल्मी कहानी की तरह इस दास्तान की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ से तो हैप्पीनेस की एंडिंग शुरू हुई थी। उम्र में जितनी तुम विशु से बड़ी हो, लगभग उतनी ही बड़ी मैं तुमसे हूँ। मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि बहू से मांझी नहीं बल्कि दीदी कहलवाया करो। सास बातों ही बातों में हर्षिता को उसकी उम्र जता देती थी। ये तो छोटा है, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें तो समझदार होना पड़ेगा। तुमसे तो हम समझदारी की उम्मीद की ही जा सकती है। कहते हुए विश्वास के पिताजी भी जब तक उस पर बड़प्पन लाद देते थे। हर्षिता क्या करती, कट कर रह जाती। कभी कभी तो शाकाहार मांसाहार को लेकर घर में ऐसी बहस छिड़ती कि हर्षिता को सचमुच ये शादी जल्दबाजी में लिया गया फैसला लगने लगती। विश्वास को भी बार बार खुरचने से भला क्या फ़ायदा? खून का रिश्ता है, किसी दिन उबाल खा गया तो बेवजह बात का बतंगड़ बन जाएगा और लोगों को
अपनी आशंका सही साबित होने का दावा करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर हर्षिता चुप्पी साध लेती। माँ से मन की बात तो कही थी उन्होंने भी, यह तो एक दिन होना ही था बेटा, कहकर वह उसे ही कटघरे में खड़ा कर देती। हर्षिता को जब कुछ नहीं सूझता तो उसने यहाँ मुंबई यानी अपने मायके में ट्रांसफ़र ले लिया। इधर माँ भी अकेली थी, इसीलिए हर्षिता और उन्हें दोनों को ही ये व्यवस्था रास आ गई। काम की अधिकता का बहाना बनाकर वह ससुराल जाना लगभग टालती रहती। विश्वास ही हफ्ते 10 दिन में उससे मिलने आ जाता। गनीमत की विश्वास की उसके प्रति दीवानगी और प्यार अभी भी बरकरार थी, इसीलिए रिश्ता अब तक जुड़ा हुआ था। रोज़ उसे फ़ोन पर बात होती रहती। एक दिन उसे पता चला कि उसके पापा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 3 ही दिन में इतनी ज़्यादा गंभीर हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कहने को तो मरीज़ की पूरी देखभाल अस्पताल के ज़िम्मे ही थी, लेकिन अस्पताल के बाहर भी तो 100 कड़े काम होते हैं। यह विश्वास को इसी दौरान पता चला। बेचारा विश्वास उनके लिए आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की व्यवस्था करता हकलान हुआ जा रहा था। कभी इस डॉक्टर से राय लेता तो कभी उस डॉक्टर से। विश्वास को समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में आए हुए इस भूचाल को कैसे व्यवस्थित करे। इससे पहले तो कभी पापा ने उसे इस उलझन में आने ही नहीं दिया था। काफ़ी छोटे बड़े काम वे खुद अकेले ही किया करते थे। दूसरी तरफ माँ का हाल अलग ही बुरा था। वह बार बार अस्पताल जाने और पापा को देखने की जिद किए जा रही थी। विश्वास अपनी सारी परेशानियाँ हर्षिता को सुनाकर हल्का हो लिया करता था। हर्षिता भी कभी केवल सुनकर तो कभी सलाह देकर उसका हौसला बढ़ाती रहती। अगले 2 दिन विश्वास का फ़ोन नहीं आया। शायद व्यस्त होगा सोचकर हर्षिता ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। आज रविवार की छुट्टी थी। हर्षिता को विश्वास के आने की पूरी उम्मीद थी। जब से वह यहाँ शिफ्ट हुई है, एक छोड़कर एक रविवार को विश्वास ज़रूर आता है उससे मिलने के लिए। शाम ढलने को थी, लेकिन विश्वास अब तक नहीं आया। उसके इंतज़ार में हर्षिता ने लंच भी नहीं किया था। सोचा दोनों साथ मिलकर लंच कर लेंगे, लेकिन अब तो वह शाम की चाय भी पी चुकी थी। माँ ने ज़िद की तो चाय के साथ उसने 2 बिस्किट ले लिए। आज विश्वास नहीं आया बेटा? माँ ने उससे पूछा। हर्षिता सिर्फ कहकर रह गई। क्यों? माँ ने फिर पूछा तो हर्षिता ने ससुर जी के कोरोना ग्रस्त हो जाने की और विश्वास के परेशानी में होने की जानकारी दी। हर्षिता ने महसूस किया कि उसके हर वाक्य के साथ माँ की आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी और माथे की लकीरें तनाव से सिकुड़ती जा रही थी। अरे विश्वास तो छोटा है, लेकिन तुम्हें भी तो अक्ल होनी चाहिए। कम से कम ऐसे समय में तो सास ससुर को बहू से सेवा की आशा रहती ही है ना। मैं तो कहती हूँ कि तुझे कल ही वहाँ चले जाना चाहिए और उन सब की मदद करनी चाहिए। तू ऐसा कर, अभी विश्वास को फ़ोन कर दे, फिर खुद की टिकट निकलवा ले। उसे हिम्मत बंधा और अपना सामान पैक कर, और सुन, ऑफिस से कम 15 दिन की छुट्टी लेकर वहाँ चली जाना। माँ ने हर्षिता को दुनियादारी सिखाई। हर्षिता को हालांकि माँ का उम्र का हवाला देना अखरा था, लेकिन उसे अपनी गलती भी महसूस हुई। उसे खुद से यह ख्याल आना चाहिए था, अकेला लड़का बेचारा परेशान हो रहा है, न घर बाहर संभाल रहा होगा, मुझसे भी तो आने को कह सकता था ना। सोचते विचारते हुए उसने विश्वास को फ़ोन किया। क्या बताया तुम्हें? पापा को संभालते संभालते मैं खुद संक्रमित हो गया हूँ। तुम्हें बताता तो तुम आने की ज़िद करती, और मैं तुम्हारे लिए मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। फ़िलहाल तो लक्षण गंभीर नहीं दिख रहे, इसलिए घर पर ही अकेले एक कमरे में क्वारंटीन हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। हर्षिता का फ़ोन सुनते ही विश्वास एक छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगा। इधर हर्षिता के पांव तले से भी ज़मीन दरक गई। उसे अपने पति पर दया भी आई और लाड़ भी। अगले दिन सुबह हर्षिता विश्वास के घर अपनी सास के पास थी। घर पहुंचते ही हर्षिता ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साफ सफाई से लेकर पौष्टिक खाने तक सभी काम वह अपनी निगरानी में ही करवाती।
विश्वास एक अलग कमरे में क्वारंटीन था। हर्षिता उसकी हर ज़रूरत का पूरा पूरा ख्याल रख रही थी। वह विश्वास की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। विश्वास को अकेलापन न खले इसका भी उसे पूरा ख्याल था। लगातार वीडियो कॉल पर वह उससे बातचीत करती रहती और बातों के साथ साथ कुछ अच्छी पुस्तकों और कई OTT प्लेटफॉर्म उसे सब्सक्राइब करवा दिए ताकि उसका मन बहलता रहे। हर्षिता के साथ उसकी हर गतिविधि का अवलोकन कर रही थी। हालांकि हर्षिता ऐसा कुछ भी विशेष नहीं कर रही थी जो कोई अन्य नहीं कर सकता, लेकिन उसने महसूस किया कि हर्षिता के हर क्रियाकलाप में एक गंभीरता है, एक परिपक्वता है। वह कोई भी काम, चाहे किसी डॉक्टर से परामर्श लेना हो या कोई घरेलू उपाय, हड़बड़ी या घबराहट में बिल्कुल नहीं करती, बल्कि पूरी तरह से विचार करके आगा पीछा सोचकर ही करती है। इस दौरान उसे एक बार भी यह विचार नहीं आया कि यदि बहू विश्वास की हमउम्र होती तो ऐसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करती। शायद मुसीबतों का भी व्यक्ति की उम्र से कुछ लेना देना नहीं होता। डॉक्टर की दवाओं के साथ साथ हर्षिता एक वैद्य के संपर्क में भी थी। एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ साथ हर्षिता की मेहनत भी मिल गई थी। तीनों ने मिलकर उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम दिए। विश्वास अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। सप्ताह भर बाद ही उसकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी और वह बिल्कुल ठीक ठाक था। और इधर विश्वास के पापा को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वे भी हर्षिता की समझदारी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इन दिनों हर्षिता की सास के चेहरे पर संतुष्टि की चमक उत्तरोत्तर गहराने लगी थी। उसने यह भी लक्ष्य किया कि हर्षिता के सलीके और सुघड़ता को देखकर उसकी और विश्वास की उम्र के अंतर को भांप पाना आसान नहीं लगता। विश्वास अब पूरी तरह से स्वस्थ था। पापा की रिकवरी भी बहुत अच्छे से हो रही थी। 2 दिन बाद हर्षिता की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही थी। हर्षिता ने घर में साफ सफाई और खाने की व्यवस्था करवा दी। कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी खरीद लाई थी। वह एक बार की काम चलाने लायक जुगाड़ हो गया था और यह भी तय हुआ कि जब तक पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक हर्षिता हर सप्ताह उन्हें देखने यहाँ ज़रूर आएगी। यही सब बताने के लिए हर्षिता अपने सास के कमरे की तरफ जा रही थी कि भीतर से आते हुए संवाद में अपने नाम का जिक्र सुनकर वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। हर्षिता सचमुच बहुत समझदार है। उसके व्यवहार ने मेरी उस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है कि अधिक उम्र की लड़की अपने पति को बच्चा समझकर उसके साथ माँ की तरह पेश आती है। बल्कि अब तो मुझे लग रहा है कि विश्वास से तो हर्षिता जैसी समझदार पत्नी ही निभा सकती थी। कितना बचपना है विश्वास में, एकदम अनाड़ी है दुनियादारी में। अपने बारे में सास के विचार जानकर हर्षिता पूरी तरह से चौंक गई। यानी तुम इस बात को अब स्वीकार करती हो कि विवाहित जोड़े में किसी एक की उम्र दूसरे से इतनी ही अधिक होनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से उम्र का यह फासला जायज़ है? यह ससुर जी की आश्चर्य भरी प्रतिक्रिया थी। हर्षिता इस प्रतिक्रिया का जवाब सुनने के लिए उतावली हो उठी। उसने अपने कान सास के जवाब पर टिका दिए। वह सचमुच सुनना चाहती थी कि वे क्या कहती हैं। हर जोड़े में ऐसा ही हो यह ज़रूरी नहीं। इस बात में भी दो राय नहीं कि उम्र का अधिक फासला रिश्तों में पेचीदगी लाता है, लेकिन हाँ, इस बात को मैं खुले दिल से स्वीकारती हूँ कि प्रेम उम्र के फासले को पाट सकता है। सास ने कहा तो हर्षिता के चेहरे की मुस्कान और भी अधिक गहरी हो गई। वह सास के कमरे में जाने के बजाय रसोई की तरफ मुड़ गई। आज मन कुछ खास बनाने को हो गया। हर्षिता, वैसे तो ये फैसला पति पत्नी का होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगी कि तुम दोनों को अपना परिवार बढ़ाने में अब देर नहीं करनी चाहिए। उम्र बढ़ने पर कोई कॉम्प्लिकेसी आ सकती है। सास ने रात को खाने की मेज़ पर सबके सामने उससे कहा तो निवाला मुंह की तरफ बढ़ाते हुए विश्वास का हाथ रुक गया। वह कभी अपनी माँ
तो कभी हर्षिता की तरफ ध्यान से देखने लगा। सब्जी परोसती हर्षिता के हाथ भी ठिठक गए। आज उसे सास का बड़ी उम्र का ताना देना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। रिश्ते को स्वीकृति देने के इस अनोखे अंदाज को समझते ही हर्षिता की आंखें शर्म से झुक गईं। मैं तो कहता हूँ कि कोशिश करके अगर तुम चाहो तो तुम अपना ट्रांसफ़र यहीं करवा लो, बढ़िया रहेगा। कम से कम परिवार एक साथ तो रहेगा। कहते हुए ससुर जी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। विश्वास और हर्षिता एक दूसरे को अब चोर निगाहों से देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर उनकी खुशी उनके पास वापस जो आ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अब तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आखिर आपने अपनी मनपसंद प्यारी सी कहानी जो सुन ली है। और हाँ, स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ और भी अच्छी कहानियाँ सुन सके। कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।